जी ज़का भाई। अच्छा, हम टेलविंड सी से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले फ्लेक्स और ग्रिड। टेलविंड सीएसएस असल में एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है जिसमें हमें क्लासेस प्रोवाइड की जाती है हमारी यूटिलिटी के लिए। यूटिलिटी फर्स्ट क्लासेस उसे कहते हैं। ये बनी बनाई क्लासेस होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और इन क्लासेस को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हमें ऑटोमेटिकली हम एक्सटेंशंस लगा के या मतलब ऐसे क्लासेस होती हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो टेलविंड सीएसएस के हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो देख चुके हैं क्लास में। हम शुरू करते हैं फ्लेक्सबॉक्स से। तो फ्लेक्सबॉक्स जो है वो सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है। हम इसको टेलविंड में पढ़ेंगे। फ्लेक्सबॉक्स का बेसिकली मकसद ये होता है ज़का, कि हम अपने जी सर। हाँ, आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर आपको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है? चलें सही है। अच्छा, स्टार्ट कर लें आप अब। अच्छा, तो हम फ्लेक्सबॉक्स से स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सबॉक्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे वेबसाइट पे या वेब पेज पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको हम एक लाइन में ला सकें, या तो हॉरिज़ॉन्टली या वर्टिकली। इसको हम डिफरेंट तरीके से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट के लेआउट को डिफरेंट तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे इस पेज में हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे लाइन्स हैं। इन सब को हम फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू अलाइन कर सकते हैं। तो फ्लेक्सबॉक्स की सबसे पहली हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स को लगाना किस तरह है। तो उसके लिए हम फ्लेक्स क्लास यूज़ करते हैं टेलविंड की। वर्किंग डेमो इसका देखते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इधर फ्लेक्स क्लास लगी हुई है, तो ये हमारे पास अलाइन हुए हुए हैं। अगर हम फ्लेक्स क्लास हटा दें, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाते हैं। तो इसके लिए हम फिर फ्लेक्स लगाते हैं, जिससे ये एक लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद फ्लेक्स की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को आगे पढ़ते हैं कि किस तरह उनको यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट है। तो जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास फ्लेक्स में यूज़ होती है हॉरिज़ॉन्टली अलाइनमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास ज़का, स्क्रीन को एक ज़रा थोड़ा जूम कर दो। ठीक है। अब जी जी। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट जो वो है हमारे पास, वो यूज़ होता है हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। तो इसकी डिफरेंट क्लासेस है हमारे पास। सबसे पहले आती है जस्टिफाई स्टार्ट। ये हमारे कंटेंट को बिल्कुल स्टार्ट पे ले आती है। फिर जस्टिफाई एंड, जस्टिफाई सेंटर, बिटवीन, अराउंड, इवनली, इन सब को हम अभी देखते हैं। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट मेन्यू बार्स हैं। यहाँ पे पहले में हमें जस्टिफाई स्टार्ट हमने अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास देखें सारे जो मेन्यू आइटम्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट पे आ गए हैं। दूसरे में हमने किया हुआ है जस्टिफाई एंड, तो हॉरिज़ॉन्टली बिल्कुल ये एंड में चले गए हैं। उसके बाद हमने किया हुआ है जस्टिफाई सेंटर, तो ये देखें बिल्कुल सेंटर में अलाइन हुए हुए हैं। लेफ्ट और राइट से स्पेस इक्वल है। फिर हमारे पास है जस्टिफाई बिटवीन।
इन सब के दरमियान जस्टिफाई बिटवीन से इक्वल स्पेस आ गई है, यानी जस्टिफाई बिटवीन यानी इनके बीच में इक्वल स्पेस। उसके बाद है जस्टिफाई अराउंड, यानी हर एक मेन्यू आइटम के इर्द-गिर्द स्पेस। और एक लास्ट है जस्टिफाई इवनली। जस्टिफाई इवनली से ये होगा कि लेफ्ट पे और राइट पे हर एक मेन्यू आइटम की सेम स्पेस होगी। जस्टिफाई अराउंड और जस्टिफाई इवनली में ये फ़र्क है कि जस्टिफाई अराउंड में इनके बीच में तो सेम स्पेस होगी, लेकिन इनके बिल्कुल लेफ्ट पे और बिल्कुल राइट पे सेम स्पेस नहीं होगी। और इवनली में इनके लेफ्ट पे, राइट पे हर जगह सेम स्पेस होगी। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। जस्टिफाई क्लियर हो गया सबको? चैट में भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे बाज़ औक़ात स्क्रीन में हम जब कंपोनेंट्स डालते हैं तो वो मार्जिन के साथ टच हो के फिर स्क्वीज़ हो रहे होते हैं। और या फिर वो ऐसा होता है कि हमारा जो है स्क्रीन हमें स्क्रॉल करनी पड़ती है उनको देखने के लिए। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स रैप। तो अभी आप देखें हमारे सारे कंपोनेंट स्क्वीज़ हो गए हैं, इमेजेस अगर आप देख सकते हैं सारे स्क्वीज़ हो गए हैं। हम स्क्रीन को वाइड करते हैं तो फिर ओके हो जाते हैं। हम विड्थ कम करते हैं तो स्क्वीज़ हो जाते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप लगाने से ये होगा कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे-जैसे स्क्रीन की विड्थ कम होती जाएगी, वैसे-वैसे कंपोनेंट्स नेक्स्ट लाइन में आते जाएँगे। तो फ्लेक्स रैप हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। फ्लेक्स रैप में हमारे पास फिर 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होता है फ्लेक्स रैप, एक फ्लेक्स नो रैप, एक फ्लेक्स रैप रिवर्स। तो फ्लेक्स रैप रिवर्स को देखते हैं हम फिर। इधर आप ये देखें, ये लोगोज़ हैं हमारे पास, ये अब बिल्कुल एक ही लाइन में हैं। हम विड्थ कम करेंगे तो जैसे ही विड्थ कम होगी एक लोगो नीचे आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, आखिर में ये एक लाइन में आ जाएँगे, ये फ्लेक्स रैप है। अगर तो हम फ्लेक्स नो रैप करते हैं, तो फिर ये नीचे नहीं आएँगे, अपनी जगह पे रहेंगे। अब इनको देखने के लिए हमें स्क्रीन को जो है वो स्क्रॉल करना पड़ेगा इस तरह। और एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फ्लेक्स रैप रिवर्स। फ्लेक्स रैप रिवर्स जो होता है वो रैप का काम तो करता है, लेकिन जो कंपोनेंट साइड पे आ रहे होते हैं उनको वो ऊपर भेज देता है, मतलब लास्ट वाला कंपोनेंट वो फर्स्ट पे भेज देता है। अब इस लोगो को देखें, ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, ये ऊपर आ गया। अब इसको देखें, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ गया। अब ये दोनों जो हैं ये ऊपर चले जाएँगे, इससे अगर हम और विड्थ कम करेंगे तो ये लाइन में आ गए रिवर्स ऑर्डर में। तो फ्लेक्स रैप रिवर्स हमारे पास ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स जो है वो हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अलाइन आइटम्स को लगाने के लिए हम पहले आइटम्स लगा देते हैं, फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले आइटम स्टार्ट देखते हैं। अब ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर चला गया है इसके स्टार्ट में। वर्टिकल अलाइनमेंट है ना, तो ये ऊपर चला गया है स्टार्ट में। उसके बाद सेंटर करेंगे, तो ये सेंटर में आ गया है। उसके बाद एंड करेंगे, तो ये एंड में आ गया है। इसके बाद बेसलाइन करेंगे, तो ये एंड से भी थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा। बिल्कुल इसकी जो बेसलाइन है ना, उससे भी नीचे आ जाएगा। तो आइटम स्टार्ट जो है वो हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। हम जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स दोनों को कंबाइनली यूज़ करके किसी भी चीज़ को
स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं या जिस तरह हमें अलाइनमेंट चाहिए वो कर सकते हैं। ज़का यहाँ पे ज़रा इस रुको, जी सर। उस एग्ज़ाम्पल पे वापस चले जाओ। अच्छा, ये आइटम सेंटर जो है, ये यहाँ पे वर्टिकली काम करेगा, ठीक है? वर्टिकली ये सब चीज़ों को अलाइन करेगा। तो यहाँ पे ये जो आइकन हमारे पास है, माउस होवर करो आइकन पे, एसवीजी पे जो है हमारे पास, ठीक है? तो इसका जो डिव होगा, ये विदिन दिस डिव ये अपने आप को अलाइन करेगा, ठीक है? ये वीडियो बेसलाइन जैसे ही ज़का रहमान ने यूज़ किया, आप यहाँ पे बेसलाइन आइटम्स बेसलाइन कर दो। अच्छा, अब देखो ये डिव हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आइकन का जो डिव है, लेकिन ये इससे भी थोड़ा-सा नीचे आ गया है, ठीक है? तो आइटम बेसलाइन हमारा यूजुअली इस तरह से काम करता अगर है, ये ज़ूम देखो अब करके ये देखें तो एक लाइन में नहीं है, ये इससे थोड़ा-सा नीचे आया है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको सेंटर में करेंगे तो ये इस डिव के अपने आप को सेंटर में कर देगा। लेकिन जी, इस तरह बिल्कुल, और स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल इस डिव के स्टार्ट पे आ जाएगा, और एंड करेंगे तो फिर एंड पे आ जाएँगे। एंड एंड कर दो। अच्छा, ये देखो बेसलाइन और एंड में फ़र्क ये है कि ये विदिन डिव है, ठीक है? और बेसलाइन जो है वो डिव के बाहर आएगा। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यू कैन मूव ऑन ज़का। अच्छा, यहाँ पे ये हमें डायग्रामेटिकली भी समझा रहे हैं कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, मतलब कि हम अपनी स्क्रीन के लेफ्ट राइट पे जो हमारी विड्थ है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आइटम्स की प्रॉपर्टी है यानी आइटम सेंटर, आइटम बेसलाइन, वो हम वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हम अपनी टॉप और बॉटम की जो विड्थ है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी टाइप्स है सारी, हमने जो अभी कर ली। ये सारा अलाइन आइटम्स का ही है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, इसको देखते हैं कि डिव को कैसे सेंटर करते हैं जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि नज़र आए। ये हमारे पास एक डिव हो गया। तो सबसे पहले इन ये डिव हमें ऐसे शो होगा। हम स्क्रीन को हम अपनी करेंगे फ्लेक्स, तो ये ऐसे शो हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे जस्टिफाई सेंटर, यानी ये हमारे पास हॉरिज़ॉन्टली सेंटर पे हो गया। लेफ्ट और राइट की हमारे पास मार्जिन्स इसकी ऑटो हो गई। अब उसके बाद हम करेंगे आइटम सेंटर, तो ये टॉप और बॉटम से भी इसको मार्जिन मिल गई, बिल्कुल हमारा वो सेंटर में हो गया। लेफ्ट और राइट से भी इक्वल स्पेस, टॉप और बॉटम से भी इक्वल स्पेस। तो इस तरह हम अपने डिव को सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन। बेसिकली हम जब फ्लेक्स बॉक्स करते हैं ना, तो वो हमारी पहले जो है कंपोनेंट्स या आइटम्स वो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक ऊपर होगा, दूसरा उसके नीचे होगा, तीसरा उसके नीचे होगा। जब हम फ्लेक्स करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे, यानी बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होगी तो वो फ्लेक्स रो होगी इस तरह। लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमने इधर सिंपल फ्लेक्स कर दिया तो दोनों देखें आप लेफ्ट और राइट पे आ गए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको हम ऊपर-नीचे करें यानी वर्टिकल करें, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे फ्लेक्स कॉलम की क्लास। तो ये हमारे पास ऊपर और नीचे आ गए हैं। तो ये फ्लेक्स कॉलम इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें रो और कॉलम चाहिए हों।
अच्छा, इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे पास। फ्लेक्स रो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। फ्लेक्स कॉलम हमने अभी देखा। फ्लेक्स रो रिवर्स यानी जो लास्ट में कंपोनेंट होगा वो पहले आ जाएगा, जो पहला होगा वो लास्ट में, मतलब ऑर्डर उनका रिवर्स हो जाएगा। फ्लेक्स कॉलम रिवर्स यानी जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर, ऑर्डर इनका रिवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम में कि रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स कैसे काम करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये क्रॉस एक्सिस है, मेन एक्सिस है, तो रो एंड रो रिवर्स इस तरह काम करेंगे। अगर रो रिवर्स होगा तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएँगे। इस तरह कॉलम और कॉलम रिवर्स इस तरह काम करेंगे हमारे पास वर्टिकली। ज़रा उस डायग्राम पे वापस जाओ। जी सर। अच्छा इस डायग्राम को सब गौर से देखो। यहाँ पे सबसे पहले रो और फिर रो रिवर्स है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्रॉस एक्सिस है, दूसरा हमारा मेन एक्सिस है। ठीक है, जस्टिफाई जो है ये हमेशा हमारा मेन एक्सिस पे काम करता है। अगर हम फ्लेक्स को फ्लेक्स कॉल करेंगे तो फिर हमारा मेन एक्सिस चेंज हो जाएगा। ये दूसरे पिक्चर पे देखो, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स वाला। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन एक्सिस जो है ये वर्टिकली है, और जो हमारा क्रॉस एक्सिस है ये हॉरिजेंटली है। रो वाले केस में उल्टा था और इसमें ऑपोजिट है इसका बिल्कुल। ठीक है, तो जस्टिफाई और आइटम इस तरह स्विच हो जाएंगे। हमेशा के लिए जस्टिफाई जो होगा वो मेन एक्सिस पे काम करेगा, और आइटम्स वाले जितने भी क्लासेस है वो हमेशा क्रॉस एक्सिस पे काम करेंगे। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे सिर्फ फ्लेक्स यूज करेंगे तो फिर हमारे पास जस्टिफाई जो होगा वो मेन एक्सिस पे चीज़ों को सेंटर करेगा या उसमें स्पेस लाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जस्ट फ्लेक्स कॉल यूज किया तो फिर जस्टिफाई सेंटर जो है वो हमारा मेन एक्सिस पे काम करेगा, तो मेन एक्सिस हमारा वर्टिकली है। ठीक है, तो वो फिर इस यहाँ पे जो ये दो पिक्चर्स दिखाए गए हैं इसमें तकरीबन जस्टिफाई बिटवीन यूज हुआ है। ठीक है, तो इसके दरमियान गैप आया है जस्टिफाई बिटवीन की वजह से। अगर हम सेंटर करना चाहते हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर लेते और ये मेन एक्सिस पे सेंटर हो जाता, ना कि क्रॉस एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे केस रिवर्स है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके ज़का, मूव ऑन। यहाँ पे हम एक डेमो देखते हैं इसी चीज़ का जो सर खुबैब ने हमें एक्सप्लेन किया है। तो अब देखें ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। एक ये कोड का सिंबल, नीचे जो पैराग्राफ है और ये। इन सबको हमारे पास कॉलम में किया हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जस्टिफाई जो है वो मेन एक्सिस पे काम करता है। तो अब हमारी मेन एक्सिस कौन-सी होगी? वर्टिकल। और जो हमारे पास आइटम्स की क्लास होगी वो हमारे पास क्रॉस एक्सिस पे काम करेगी। तो अब चूँकि फ्लेक्स कॉलम है तो हमारे पास एक्सिस चेंज हो गए हैं। मेन एक्सिस जो है वो हमारे पास वर्टिकल हो गया है, क्रॉस एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो अब आइटम्स की क्लास हमारे पास हॉरिजॉन्टली काम करेगी। तो अब अगर हम इसको करते हैं कि आइटम स्टार्ट नहीं, सेंटर, तो ये हमारे पास तीनों बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। देखें ये भी सेंटर में आ गया, ये। अगर हम इसको करते हैं एंड, तीनों एंड में चले गए हैं। ये भी एंड में, ये भी एंड में, ये भी एंड में। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आइटम स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे पास वो इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। तो आइटम स्टार्ट ये हो गया। जस्टिफाई सेंटर हमारे पास है, तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको वर्टिकली हम थोड़ी इसमें स्पेस दें, तो हम जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे। तो ये हमारे पास इन तीनों के बीच में स्पेस आ गई है। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा, अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो बेसिकली हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हमारे जो कंपोनेंट है या हमारा जो आइटम है, उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सके। अगर तो हम इसमें फ्लेक्स ग्रो लगाएँगे तो इसकी विड्थ मतलब ग्रो होगी। तो इसको थोड़ा देखते हैं फिर।
अभी यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट बॉक्स बना हुआ है, ये इनपुट बॉक्स है। इसमें इन्होंने फ्लेक्स ग्रो की क्लास लगाई हुई है, तो हम इसको ऐसा करते हैं रिमूव कर देते हैं। तो ये इसकी इनिशियल विड्थ है। अब अगर हम फ्लेक्स ग्रो लगाएँगे, तो इसकी विड्थ जो है ये ऊपर वाला डिव जो है, फुल डिव को कवर करेगी। ये देखें फुल डिव को सारी विड्थ इसने घेर ली है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ्लेक्स ग्रो 0 होता है। तो अगर फ्लेक्स ग्रो 0 लगाएँ या फ्लेक्स ग्रो ना लगाएँ तो बात एक ही है। लेकिन अगर हम फ्लेक्स ग्रो लगाते हैं तो इसका मतलब हम फ्लेक्स ग्रो को 1 पे सेट कर रहे हैं। तो उससे हमारा जो आइटम है वो उसके पैरेंट डिव जो है, जहाँ पे वो प्लेस्ड है, पूरी विड्थ उसकी घेर लेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फ्लेक्स ग्रो या इसके जितने भी आप नीचे आ जाइए। अच्छा ये वाला, फ्लेक्स ग्रो है, इसमें फ्लेक्स ग्रो 0 है। ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा हम चाइल्ड एलिमेंट पे लगाते हैं, पेरेंट एलिमेंट पे हम ये नहीं लगाएँगे, ठीक है? जैसा हमारा ये इनपुट था उस ईमेल एड्रेस का, वो हमारा चाइल्ड एलिमेंट था, तो फ्लेक्स ग्रो या फ्लेक्स ग्रो 0 हम चाइल्ड एलिमेंट पे लगाएँगे। ओके सर। अच्छा यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी हुई है स्टिकी फुटर की, तो ये देखते हैं। अब यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो की क्लास है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको हटा देते हैं। अब देखें ये मेन हो गया और ये फुटर हो गया। तो अभी फुटर को हमने बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे करना है, स्क्रीन में जितनी भी विड्थ बाकी है वो हमने इस ऊपर वाले कंटेंट को देनी है। तो हम इधर लगाएँगे फ्लेक्स ग्रो, तो सॉरी मैंने विड्थ बोला, इसकी हाइट। तो जितनी हाइट इसकी है वो सारी ऊपर वाले कंटेंट को मिल गई। चूँकि इधर हमारे पास फ्लेक्स कॉलम लगा हुआ है, तो हम फिर विड्थ को काउंट नहीं करेंगे, हम हाइट को काउंट करेंगे क्योंकि हमारी जो है मेन एक्सिस फिर वर्टिकल होगी। तो ये मेन एक्सिस पे काम करता है फ्लेक्स ग्रो। अच्छा, तो अब य जी, अ, यहाँ पे मेन कंटेनर है ऊपर, जो सबसे पहले है डिव क्लास कंटेनर, मिनिमम हाइट स्क्रीन है और फिर फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉल। तो ये हमारा पेरेंट कंटेनर है। इसके अंदर हमारे पास दो चाइल्ड एलिमेंट्स है। एक हमारे पास ये वाला डिव है जिसमें हमने मेन और फ्लेक्स क्रू की क्लास लगाई है। उसके बाद हमारे पास फुटर है, ठीक है? तो जैसा मैंने पहले बताया था कि फ्लेक्स क्रो को हम हमेशा चाइल्ड एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि पेरेंट एलिमेंट पे। बस ये चीज़ अगर आपको याद हो जाए तो, या इसकी समझ आ जाए तो आप बहुत आसानी होगी। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो नहीं पूछ सकते हैं आप, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो काइंडली कंटिन्यू। तो बस यही एक्सप्लेनेशन है फ्लेक्स ग्रो की कि ये हमारे पास मेन एक्सिस पे काम करेगा, हम इसको चाइल्ड कंपोनेंट में हमेशा यूज़ करेंगे और जितनी इसकी पेरेंट कंपोनेंट की विड्थ होगी ये उस पूरी विड्थ को घेर लेगा। तो अब यहाँ स्टिकी फुटर की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, इतनी हमारे पास जो है हाइट खाली है, लेकिन जो है हमने फ्लेक्स ग्रो लगाया हुआ है तो इस कंपोनेंट की जो है हमारे पास मतलब ये डिव जो है, ये इस डिव ने पूरी स्क्रीन को घेरा हुआ है। तो इस तरह हम फ्लेक्स ग्रो को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दी हुई है, इसको भी देखते हैं। ये देखें अब हमारे पास 3 डिफरेंट टैब्स हैं। तो इन्होंने इस पे होवर इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। अगर हम इस पे होवर करते हैं तो ये ग्रो हो जाता है, इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है। अगर इस पे होवर करते हैं, इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई। इस पे होवर करते हैं तो इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई। ये किस वजह से? इन चीज़ों पे ये क्लास लगी हुई है, होवर फ्लेक्स ग्रो 3। यानी फ्लेक्स ग्रो 3 का मतलब ये है कि इसको मतलब बाकियों के 3 गुना ज़्यादा वो कर दो। ऐसा ही है ख़ुदैब भाई? जी, एग्ज़ैक्टली। सही। तो इस तरह हम एक चीज़ की होवर पे उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक और डेमो है हमारे पास, इसको भी देखते हैं तो इससे फ्लेक्स ग्रो का कांसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अभी हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है, इसको फ्लेक्स किया हुआ है, उसके अंदर 3 बटन हैं। तो इधर इन्होंने विड्थ नहीं दी, लेकिन फिर भी हमारे पास इसकी विड्थ इन दोनों से ज़्यादा आ रही है, वो क्यों? क्योंकि इन दोनों को तो इन्होंने फ्लेक्स ग्रो किया हुआ है, यानी फ्लेक्स ग्रो जितनी अवेलेबल स्पेस होगी, उसको वो घेर लेगा। तो लेकिन इधर इन्होंने फ्लेक्स ग्रो 2 किया हुआ है, यानी ये 2 गुना स्पेस घेरेगा, जितनी ये एक-एक घेर रहे हैं दोनों मिल के, मतलब इतनी ये अकेले घेरेगा। अगर इसको हम करते हैं 3 फॉर एग्ज़ाम्पल, या 0 पे तो बिल्कुल, मतलब ये दोनों ग्रो हो गई, ये अपनी जगह पे ही है। 1 पे मतलब ये इक्वल हो गए, और 2 पे इसने इन दोनों के डबल विड्थ घेर ली। 3 पे इन दोनों के ट्रिपल, मतलब ये इस तरह के 3 कंपोनेंट्स और ये 1 कंपोनेंट इक्वल हो गए। तो इस तरह हम फ्लेक्स ग्रो की एक-एक बटन की विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अभी फ्लेक्स श्रिंक। तो फ्लेक्स श्रिंक जो है वो फ्लेक्स ग्रो के बिल्कुल ऑपोज़िट है। फ्लेक्स ग्रो जो है वो एक आइटम को, उसकी विड्थ को या हाइट को इंक्रीज़ करता है। तो फ्लेक्स श्रिंक जो है वो उसकी हाइट को डिक्रीज़ करता है। इसमें अभी हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है फ्लेक्स श्रिंक, एक है फ्लेक्स श्रिंक ज़ीरो। फ्लेक्स श्रिंक का मतलब है इस चीज़ की विड्थ कम होगी, विड्थ या हाइट, और फ्लेक्स श्रिंक ज़ीरो का मतलब इसकी विड्थ कम नहीं होगी। तो इसको इधर देखते हैं। अभी इधर इन्होंने फ्लेक्स श्रिंक ज़ीरो लगाया हुआ है इस इमेज की क्लास में, तो इसकी देखें बिल्कुल बस एक स्टैटिक फॉर्म है, इसकी विड्थ कम नहीं हो रही। हम अगर इधर टेक्स्ट भी एंटर करेंगे तो वो नीचे जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर टेक्स्ट करेंगे तो वो और नीचे-नीचे जाएगा, इसकी विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम करते हैं फ्लेक्स श्रिंक 1 या फ्लेक्स श्रिंक, तो देखें इसकी विड्थ श्रिंक हो गई, क्योंकि इधर जो कंटेंट है वो ज़्यादा विड्थ ले रहा है, तो इमेज को उतनी जगह नहीं मिल रही। अब अगर हम स्क्रीन की विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर तो इमेज अपनी जगह बना लेगा, लेकिन अगर विड्थ को कम करते हैं तो ये इधर श्रिंक हो रहा है। तो फ्लेक्स श्रिंक हमारे पास ये काम करता है, और ये भी फ्लेक्स ग्रो की तरह हम हमेशा चाइल्ड कंपोनेंट पे यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल कंपोनेंट पे जिसको हमने श्रिंक करवाना हो। अच्छा, अभी एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स बेसिस जो है वो हमारे पास 2 तरह से काम करती है, मतलब विड्थ को वो हमारे पास एक हम स्पेसिफिक विड्थ बताना चाहें तो उतनी विड्थ वो पकड़ती है। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये तो स्प्लिट स्क्रीन वाली है। इसमें स्प्लिट यूज़ हुआ है ना? तो स्प्लिट में अगर हम देखें, स्प्लिट हमारे पास स्क्रीन को स्प्लिट कर देता है इनटू जितने हमारे पास कंपोनेंट्स हों। अगर हम इसका स्प्लिट हटा दें, तो ये जितनी विड्थ इसकी होगी ये उतनी विड्थ ही लेगा। देखें इसकी विड्थ कम हो गई है। लेकिन इसने फिर भी स्क्रीन को स्प्लिट करके हाफ विड्थ पकड़ी हुई है। इस तरह अगर हम इसकी भी स्प्लिट प्रॉपर्टी हटा दें, तो ये भी विड्थ कम कर लेगा। तो ये तो स्प्लिट का हो गया। फ्लेक्स ग्रो का दूसरा देखते हैं, ज़का सॉरी, इसका फ्लेक्स इसका सीएसएस ज़रा दिखाएँ, स्प्लिट का। अच्छा, यहाँ कोई सजेशन नहीं आ रही। ये है, ये अच्छा, ये राइट रहा साइड फिर, पे। जी, ये ये सीएसएस रहा इसका खड़ा। यूज़ हुआ है। अच्छा, ये रहा। जी, फ्लेक्स बेसिस 50%, यानी जो है फ्लेक्स बेसिस स्प्लिट क्लास में हमारे पास फ्लेक्स बेसिस जो है वो 50% हो गया। वही बात जो मैं देख रहा था कि फ्लेक्स बेसिस विड्थ को कंट्रोल करता है, यहाँ स्प्लिट क्लास लगी हुई है, तो मैं ये देख रहा था। अच्छा, फ्लेक्स बेसिस जो है वो 50% विड्थ को, मतलब इधर इन्होंने दिया हुआ है कि एक कंपोनेंट जो है वो 50% विड्थ लेगा।
तो जब हम स्प्लिट क्लास इधर लगाएँगे तो फ्लेक्स बेसिस उसकी 50% हो जाएगी। तो उससे हमारा जो कंपोनेंट है या हमारा आइटम है वो 50% फिर ऑक्यूपाई करेगा। इसकी देखते हैं अगर कोई एक और एग्ज़ाम्पल भी हो। इसकी और एग्जांपल नहीं है, वहीं पे ही समझाना पड़ेगा। 1 मिनट सर मेरे ख़्याल में नीचे होगी। ये रहा, ये भी है फ्लेक्स बेसिस। अच्छा इसको अभी जो है हाइट में यूज़ हुआ हुआ है, ये फ्लेक्स बेसिस। तो इसको अगर हम रिमूव करें, तो ये देखें इसने पूरी हाइट घेर ली। लेकिन अगर हम वापस से लगाएँ बेसिस 20 असल में बेसिस 20 का ये मतलब है कि जो स्क्रीन है ना, उसकी पूरी जो हाइट है यहाँ पे हाइट में यूज़ हुई है ना असल में। तो इसकी जो पूरी हाइट है, उसको उसका मतलब 20% जो है वो इस कंपोनेंट को दे दो। और फ्लेक्स श्रिंक 0 यानी इसमें जो है क्या कहते हैं, वो हमने इससे पहले एक क्लास पढ़ी फ्लेक्स श्रिंक। तो वो मतलब इसमें जो 20% होगी, इससे अब इसकी हाइट कम नहीं होगी। अगर हम देखें ये हमने ऊपर स्क्रॉल किया तो ये हाइट इसकी कम नहीं हो रही और छुप रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें हमने बेसिस 20 कर दिया यानी इसकी विड्थ हमने 20 कर दी, फिक्स्ड विड्थ जो है। और हमने श्रिंक को 0 कर दिया यानी ये मज़ीद इससे श्रिंक नहीं होगा अब। ऐसा ही है खुबैब भाई? वेट, मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा ज़का, यहाँ पे CSS पे क्लिक कर लूँ? नीचे आ जाओ, यहाँ पे बेसिस उस उन्होंने डिफाइन किया है कि बेसिस क्या है। बेसिकली फ्लेक्स बेसिस उन्होंने डिफाइन किया है कि ये 5 फ्रेम के बराबर होगा। ठीक है। सही, अच्छा 5 फ्रेम। अच्छा, तो फिर वहाँ पे 5 फ्रेम लगाने से वापस आ जाओ। अच्छा, इस डिफ पे जो ज़का ने अभी उस पे माउस लाया है, वापस इसी डिफ पे माउस लाओ, ये इमेज वाली है। ठीक है। यहाँ पे बेसिस 20 अप्लाई हो चुका है, तो इस बेसिस 20 की वजह से इसकी साइज जो है वो 5 फ्रेम के बराबर हो चुकी है। ये इससे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये इमेज इस डिफ के अंदर है और इस डिफ को हमने क्लास दी है बेसिस 20। और वहाँ पे CSS पे हमने बताया है कि ये बेस 5 फ्रेम के बराबर है। ठीक है, CSS पे वापस आ जाओ। यहाँ पे हमने बताया कि फ्लेक्स बेसिस ये 5 फ्रेम के बराबर है। जैसे ही हम ये इसको इस वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा करो, 10 कर दो वगैरह। ये ये देखो, 10 रैम हो गई है बिल्कुल। अब ये जो हमारा चाइल्ड डिफ था, अब ये 10 रैम के बराबर हो गया है। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। कंटिन्यू ज़का। ये फ्लेक्स बेसिस की एक और एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे बेसिस 1/3 तो 1/3 में इन्होंने 1/3 मेरे ख़्याल में यही मतलब उसका जो है तीसरा हिस्सा। तो अगर इसको हम कर देते हैं 1/4 तो इसने 1/4 विथ ले लिया। अगर इसको हम कर देते हैं 1/5 1/5 तो नहीं होगा, 1/12 भी नहीं होगा। अच्छा इसको रिमूव कर 1/3 लो। ये रिमूव कर लो, ये आपको खुद सजेशन दे देगा। अच्छा, यहाँ से मेरे ख़्याल में नहीं होगा, इसका CSS से यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, ये रहा ना, बेसिस 1/3 अगर इसके साथ हम एक और करते हैं बेसिस जो है 1/4
अभी हम अगर इधर 1/4 देंगे तो इधर हमारे पास मतलब इसकी 25% विड्थ इसने ले ली है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है असल में फ्लेक्स बेसिस जो है, मैं ये सोच रहा था इसकी वो क्लासेस होंगी लेकिन इसको कस्टम करना पड़ेगा सीएसएस के साथ। या तो इसमें हम इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम अपनी कस्टम वैल्यू दे सकते हैं और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में ना हुआ तो हम इधर क्लास डिफाइन करेंगे। ये असल में सीएसएस की प्रॉपर्टी है, टेलविंड में इसके लिए कस्टम अलग क्लासेस मेरे ख्याल में नहीं बनी। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो इसको अब क्लोज ना करें, ये एट द रेट लेयर यूटिलिटीज, ये जो लिखा गया है इसको हम कहते हैं कस्टम क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कस्टम क्लासेस बनाई है। तो कस्टम क्लासेस हम इस तरीके से टेलमेंट में बना सकते हैं। एक तो टेलमेंट हमें खुद यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और उसके बावजूद अगर वो क्लासेस जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई ना कर सके, तो हम कस्टम क्लासेस भी बना सकते हैं। तो कस्टम क्लासेस को बनाने का एक तरीका ये भी है। कंटिन्यू सका। अच्छा, ये हमारे पास जब अभी आ गया है फ्लेक्स शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी हम एक शॉर्ट हैंड उसमें किस तरह इन तीनों को फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स बेसिस इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लेक्स माइनस वन, यानी कि 110, यानी कि इसका ग्रो वन, श्रिंक वन और बेसिस 0%, यानी इसकी कोई फिक्स विड्थ नहीं होगी। इसमें जो है श्रिंक भी होगा, ग्रो भी होगा। कंपोनेंट के अंदर जो डेटा है उसके हिसाब से। अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारा जो डिव है वो बड़ा हो जाएगा साइज़ में। अगर टेक्स्ट कम हो रहा है तो डिव की साइज़ कम हो जाएगी। फ्लेक्स वन इसलिए यूज़ होता है। फ्लेक्स ऑटो में हमारे पास 1 ऑटो है। तो ये भी हमारे पास फ्लेक्स वन के हिसाब से ही काम करता है, लेकिन फ्लेक्स वन में ये होता है कि 2 डिव अगर हैं तो वो एक साथ उनकी वो ज़्यादा होगी। फ्लेक्स ऑटो में मेरे ख्याल में 1 डिव की होती है। तो इसमें भी हमारे पास ग्रो श्रिंक होता है। Flex item grows and shrinks as needed considering the initial size. If it is used on multiple items, all the items take up space based on their content. हाँ, हर एक आइटम जो है वो अलग-अलग स्पेस लेगा। और फ्लेक्स माइनस वन में है ऑल आइटम्स टेक अप इक्वल साइज, हर एक आइटम इक्वल साइज लेगा। फिर है फ्लेक्स इनिशियल। फ्लेक्स इनिशियल में 0 1 ऑटो, 0 यानी हमारे पास फ्लेक्स ग्रो तो 0 होगा, मतलब कि ये बात तो पक्की हो गई कि इसकी विड्थ इंक्रीज नहीं होनी। उसके बाद फ्लेक्स श्रिंक हमारे पास 1 हो गया, मतलब इसकी विड्थ डिक्रीज हो सकती है। और जो वो है हमारे पास फ्लेक्स बेस, वो ऑटो हो गया, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो ऑटो हो गई। अगर तो इसमें कंटेंट ज़्यादा आ रहा है तो इसमें हमने चूँकि ग्रोथ ऑफ की है, इंक्रीज़ तो नहीं होगा, लेकिन अगर कंटेंट कम है तो डिक्रीज़ होगा। इसकी विड्थ डिक्रीज़ होगी और हर एक कंपोनेंट की अलग-अलग से साइज़ डिक्रीज़ होगी उसके कंटेंट के हिसाब से। फ्लेक्स नॉन करेंगे तो मतलब ना ये ग्रो होगा ना श्रिंक होगा, अपने ही एक स्पेसिफिक विड्थ जो हमने उसको दी हुई है उस पे ही ये टिका रहेगा। इसकी देखते हैं कोई एग्ज़ाम्पल अगर मिल गई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो हमारे पास लोगो है ना, इसका ये कंपोनेंट है। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है फ्लेक्स माइनस वन, यानी कि इसकी हाइट जितनी अवेलेबल स्पेस होगी वो ले लेगा। तो हम इसको हटाते हैं, ये देखें इसको इतनी स्पेस मिल रही है। अगर हम इसको वापस से लगाते हैं तो इसने ये पूरी स्पेस ले ली है जितनी अवेलेबल थी। अब इधर हमने जो है ये जॉइन अस का बटन जो है, इसमें भी फ्लेक्स वन की प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है। तो इसको अगर हम हटाते हैं तो ये देखें इसको इतनी सी विड्थ मिल रही है जितना इसमें कंटेंट है। लेकिन अगर हम वापस से लगाते हैं फ्लेक्स वन तो ये इक्वली विड्थ घेर रहा है। तो इस तरह फ्लेक्स वन जो है वो हमारे पास इसलिए यूज़ होती है कि कंटेंट जो है, अब ये दोनों इक्वली विड्थ ले रहे हैं। आपने अगर देखा हो जितनी विड्थ इसकी है उतनी विड्थ इसकी है। ये हमारे पास फ्लेक्स वन की वजह से है।
अभी हमारे पास मार्जिन ऑटो वाली प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं। इधर ये कंपोनेंट है तो इन्होंने इधर ये प्रॉपर्टी दी हुई है एमएल ऑटो, यानी कि लेफ्ट पे जो इसकी मार्जिन होगी वो ऑटो होगी। हम इसको हटा देते हैं, ये इस सॉरी 2 जो है इसकी, तो इसको देखते हैं। इन्होंने दी हुई थी मार्जिन लेफ्ट ऑटो, लेफ्ट पे जितनी भी मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली इसको मिल गई। अगर तो हम इसको कहते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो, साथ में मार्जिन राइट ऑटो, तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। लेफ्ट से राइट से इक्वल मार्जिन इनको मिल जाएगी। अब इन दोनों को हम एक ही क्लास में मर्ज कर सकते हैं एमएक्स ऑटो, यानी लेफ्ट और राइट पे एक्स मतलब एक्स एक्सेस पे, तो एक्स एक्सेस पे लेफ्ट और राइट पे इसको बिल्कुल इक्वल विड्थ मिल गई है। तो इसी तरह हम वाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से हमें वाई में ज़्यादा वो नहीं पता चलेगा, लेकिन देखते हैं। हाँ, इसकी विड्थ नहीं है तो ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। इन्होंने असल में ये कस्टम क्लासेस दी हुई कंटेनर, तो इस वजह से इसकी विड्थ फिक्स हो गई है। इधर हम अगर विड्थ देना चाहें तो फिर वो मसला करेगा। अच्छा, ये इन्होंने यही रिप्रेजेंटेशन फुटर में की हुई है कि इसको इन्होंने विड्थ ज़्यादा दी हुई है, वो इस बेस पे कि इस चीज़ को इन्होंने मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दिया है। यहाँ पे जो है, जो मार्जिन थी वो इसके लेफ्ट पे आ गई ऑटोमेटिकली। इधर इन्होंने क्लासेस भी हाँ, ये रही मार्जिन लेफ्ट ऑटो की क्लास। तो ये जो पूरा डिव है ना, ये 3 कंपोनेंट्स जो है ये एक ही डिव में है, और उस डिव को इन्होंने दे दिया है मार्जिन लेफ्ट ऑटो, तो लेफ्ट से जितनी मार्जिन थी वो ऑटोमेटिकली इस डिव को मिल गई है। अब ऑर्डर हो ज़का गया। ज़का इसकी जी सर। वर्किंग एग्ज़ाम्पल है वो दिखा दो, ये वाला। फुटर फुटर। जी, अच्छा। फुटर की। अच्छा, अभी ये देखें, ये सबसे ऊपर जो है फुटर डिफाइन हुआ हुआ है। इसके बाद एक डिव ये है जिसमें हमारे पास ये लोगो और ये पैराग्राफ है छोटा सा। दूसरा डिव हमारे पास ये है, इस डिव में हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं। मतलब ये देखें, क्विक लिंक्स, कॉन्टेक्ट्स और सोशल। तो इस डिव को जो है जिसमें तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इसमें इन्होंने मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं रिमूव। तो ये देखें वापस आ गया इधर। तो इसके अब साइड पे जितनी स्पेस बच रही है, तो ये मतलब हम इसको रिमूव कर सकते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो से। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल बीच में हो, मतलब लेफ्ट राइट दोनों में इक्वल स्पेस हो, तो हम कर देंगे एम एक्स ऑटो। ये एम एक्स ऑटो, एक मिनट, यहाँ पे कोई और क्लास लगी होगी, ये बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ पे फुटर कॉल जो है ये कस्टम क्लास है, वो वहाँ पे डिफाइन हुई है तो इस वजह से नहीं होगा। हाँ, ये रही, ये कस्टम क्लास डिफाइन हुई है, तो इन्होंने इसमें अपनी सीएसएस लगाई हुई है, तो इस वजह से वो हमारे उसको टेलविंड को ओवरराइड कर रही है। अच्छा, हम मार्जिन राइट ऑटो करते हैं तो सारी मार्जिन राइट पे मिल जाती है, हम मार्जिन लेफ्ट ऑटो करते हैं तो सारी मार्जिन लेफ्ट में मिल जाती है। अभी ऑर्डर को देखते हैं, ऑर्डर के नाम से ही ज़ाहिर है कि हम इसके ऑर्डर को सेट करेंगे, यानी कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा, फिर तीसरा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं डिफरेंट। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब एक पेरेंट कंटेनर का जब हम फ्लेक्स देंगे, उसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे, उसमें से किसी एक आइटम को अगर हम कहेंगे ऑर्डर 1, तो उसका मतलब वो आइटम सबसे पहले आएगा। इस ऑर्डर 1 की जो क्लास है इसको हम 12 तक ले जा सकते हैं, मतलब ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, तो 1 टू 12 आर अवेलेबल। टेलविंड में हमारे पास 12 तक ये क्लासेस अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर फर्स्ट। तो ऑर्डर फर्स्ट क्या करेगा, ये बिल्कुल हमारे कंपोनेंट को टॉप पे ले जाएगा। अगर बिल्कुल नीचे भी हो उसको अगर हम ऑर्डर फर्स्ट देंगे तो वो टॉप पे आ जाएगा। ऑर्डर लास्ट, यानी जिस कंपोनेंट पे हम ऑर्डर लास्ट लगाएंगे वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, कंपोनेंट या आइटम या डिव जो भी हो।
लेकिन हम चाइल्ड एलिमेंट पे लगाएँगे इंडिविजुअल जिस कंपोनेंट को हम मूव करना चाहते हैं, पेरेंट कंपोनेंट पे ये नहीं लगाएँगे। देखते हैं इसका वर्किंग डेमो। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे असल में फ्लेक्स रैप यूज़ किया हुआ है तो वो नीचे आ रहा है और अगर हम फ्लेक्स रैप को रिमूव करेंगे फिर भी इनका वो चेंज होगा और इधर अगर हम फ्लेक्स 100% को रिमूव करेंगे तो भी लोगो मसला करेगा। हाँ, क्योंकि असल में इन्होंने ये किया हुआ है कि सबसे पहले जो ऊपर वाला वो इसको फ्लेक्स 100% कर दिया यानी इसकी विड्थ 100% हो गई है। तो ऊपर से इन्होंने फ्लेक्स रैप किया हुआ है, दूसरा वो नीचे आ रहा है तो इसमें हम ऑर्डर को ज़्यादा तो छेड़खानी नहीं कर सकते इसके साथ क्योंकि जगह 2 ही कंपोनेंट्स हैं। जगह ये कोड रीसेट जी कर सर। लो। ये कोड रीसेट कर लो। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट एमटी, ठीक है, एमडी वगैरह लगा है। आप इसको बढ़ाने और छोटा करने की कोशिश करो तो ये जहाँ पे ये ऑर्डर लगा है तो ये ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये जी, आप इसको छोटा व बड़ा करने की कोशिश अच्छा करो। सही ये रिस्पॉन्सिव में ऑर्डर बता रहे हैं। सही, जी सही, जी, सही, सही। और भी बड़ा कर दो। ये अच्छा देखो। ये सही हो गया। ये लार्ज स्क्रीन में हमारे पास ऑर्डर जो है इसका लास्ट है। फिर एमडी में हमारे पास ऑर्डर नोन मतलब कोई ऑर्डर नहीं, जो सबसे पहले वो पहले ही रहेगा, दूसरा दूसरा ही रहेगा और तीसरा जो है वो तीसरा ही रहेगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से सही, सही। सॉरी मैं दूसरी चीज़ देख रहा था इसमें। क्लियर हो गया? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। सर ऑर्डर की इसमें कोई और एग्ज़ाम्पल नहीं होगी? नहीं ऑर्डर की नहीं है कोई और। आई थिंक नहीं है और। इसमें देख लेते हैं, इस वाले में ऑर्डर कर लेते हैं। इसमें वो सही है, तो क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसमें, तो इसमें हम ये क्लास रिमूव करके हम पहले अपनी ऑर्डर वाली देखते हैं, फिर इनकी क्लास देखेंगे। अच्छा ये ऐड टू कार्ट इसको हम कर देते हैं ऑर्डर फर्स्ट। ये देखें सबसे ऊपर चला गया है। इसको हम कर देते हैं ऑर्डर लास्ट, तो नीचे आ गया है। अगर हम इसको ऑर्डर कोई नहीं देते और ऐसा करते हैं कि जो इमेज है हमारे पास, इसको हम ऑर्डर दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो। यहाँ पे ज़काउर रहमान क्लास यूज़ कर रहे हैं, क्लास नेम यूज़ नहीं कर रहा। वो इसलिए आपको यहाँ ऊपर दिख भी रहा है कि ये HTML है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट जेएस में यूज़ करते हैं वो रिएक्ट है हमारे पास। और वो हमारे पास बेसिकली TSX और JSX है। वो प्योर HTML और प्योर जावास्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, वो इन दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, TSX फॉर टाइपस्क्रिप्ट और JSX जो सिंपल है जावास्क्रिप्ट और HTML, उन दोनों को मिला जब हम उन दोनों को मिक्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर JSX है। और अगर हम टाइपस्क्रिप्ट भी उसके साथ यूज़ करेंगे तो वो फिर उसकी फाइल की जो टाइप होगी वो .tsx होगा। तो इस चीज़ को भी ज़रा गौर से देखें। उसमें असल में जो है क्लास की जगह क्लास नेम यूज़ होता है, वो कैमल केस में यूज़ हुआ होता है। क्योंकि अगर हम क्लास लगाते हैं तो क्लास टाइपस्क्रिप्ट की जो है वो अपनी एक प्रॉपर्टी है। टाइपस्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इस वजह से रिएक्ट में इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एचटीएमएल में कुछ और नेम होगा, रिएक्ट में उसका कुछ और नेम होगा। तो अच्छा इधर मैंने इमेज पे ऑर्डर लास्ट लगा दिया है, तो ये देखें इमेज सबसे नीचे आ गई है। मैंने रिमूव कर दिया, इमेज अपनी वापस अपनी जगह पे चली गई है। तो ये तो हमारा ऑर्डर का वो हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है। अब हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे।
अब ये है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ एक इंडिविजुअल आइटम पे अप्लाई होगा, मतलब वो एक सेल्फ से ज़ाहिर है वो एक आइटम पे इटसेल्फ अप्लाई होगा। पहले तो हम कहते थे जस्टिफाई कंटेंट पेरेंट में वो कर देते थे जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई सेंटर, तो वो पूरे के पूरे उस पे जितने चाइल्ड कंपोनेंट्स होते थे सब पे अप्लाई हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इंडिविजुअल उस पे अप्लाई होगा। ये देखें सेल्फ स्ट्रेच, तो सेल्फ सेंटर खुद ही सेंटर और सेल्फ स्टार्ट खुद ही स्टार्ट पे। सेल्फ स्ट्रेच जो है वो पूरी की पूरी हाइट को पकड़ लेता है। अगर तो उसका फ्लेक्स ग्रो वो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। तो इसको इधर वर्किंग डेमो में जाते हैं। अभी ये हमारे पास पेरेंट डिव है, इसको फ्लेक्स किया हुआ है। ये हमारे पास जो है चाइल्ड डिव है, इसमें सेल्फ स्टार्ट किया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सेल्फ एंड कर देते हैं। एंड तो स्टार को देखें बिल्कुल एंड पे आ गया है। तो इसको कर देते हैं सेल्फ सेंटर, सेंटर में आ गया है। सेल्फ स्टार्ट, स्टार्ट में चला गया है। सेल्फ बेसलाइन देखते हैं, लेकिन बेसलाइन इधर काम नहीं करेगा। हाँ, बेसलाइन काम नहीं कर रहा। अच्छा सेल्फ स्ट्रेच देखते हैं इस पे। सेल्फ स्ट्रेच ये इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ये लोगो है एसवीजी है, तो नहीं इमेज है, तो इसकी एक स्पेसिफिक विड्थ हाइट है। अगर तो ये कोई और कंपोनेंट होता तो ये पूरा का पूरा इस हाइट में स्ट्रेच हो जाता। तो सेल्फ स्ट्रेच का ये काम है। तो सेल्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एक इंडिविजुअल चाइल्ड आइटम पे यूज़ हो और एक इंडिविजुअल आइटम को अगर हम ऊपर नीचे करना चाहें पूरे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। अच्छा अभी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट असल में हमारे पास हम जब ऊपर करते थे, हम कहते थे आइटम सेंटर, आइटम एंड, तो वो पूरे के पूरे अंदर जो एक लाइन में जो आइटम होते थे उसमें वो या तो गैप दे देता था। हम अगर सेंटर कर देते सेंटर में आ जाता था, बिटवीन कर देते बिटवीन गैप आ जाता। अब ये अलाइन कंटेंट है, ये हम एक से ज़्यादा लाइन में जब कंपोनेंट हों तो उनके लिए यूज़ करते हैं। तो इधर इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। लेट्स से यू हैव few testimonial cards wrapped in multiple rows. You want these items to be centered, aligned vertically in a full height page. अब ये डिफरेंट कार्ड्स हैं, तो ये इसको अलाइन कर रहे हैं, तो इसको वर्किंग डेमो में इसका देखते हैं। अब देखें, हम जो आइटम सेंटर करते थे तो वो एक लाइन में कार्ड्स होते थे हमारे पास। अभी एक लाइन में नहीं है, हमारे पास डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं ये पूरे का पूरा जो मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स है ये सारे के सारे ऊपर नीचे हों। तो इन्होंने इधर कंटेंट सेंटर किया हुआ है, हम इसको कर देते हैं कंटेंट स्टार्ट। ये देखें बिल्कुल स्टार्ट में चले गए ऊपर। कंटेंट एंड, तो सारे नीचे आ गए हैं। कंटेंट सेंटर, तो सारे सेंटर में हो गए हैं। तो इस तरह कंटेंट हमारे पास काम करता है। ये अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारों को एक साथ उठा के ऊपर नीचे करता है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच में काम नहीं करता। जो हमारा आइटम सेंटर या आइटम स्टार्ट एंड था वो ऐसा था कि कंपोनेंट्स के बीच में गैप दे देता था या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे काम करता था। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे काम नहीं करता। इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कंटेंट स्टार्ट, कंटेंट एंड, सेंटर, बिटवीन, अराउंड, इवनली, ये सारी हमने जस्टिफाई में देखी थी। तो इधर वही रिवाइज़ हो रही हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये जो है हमारे पास पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ कंटेंट पे काम करता है, एक इंडिविजुअल आइटम पे नहीं। अब है इनलाइन फ्लेक्स। इनलाइन फ्लेक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक हमारा डिव कंपोनेंट जो है उसको इनलाइन कर सकें। इनलाइन एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, एक होती है ब्लॉक। तो ब्लॉक जो है हमारे पास इस तरह वर्टिकली नीचे आ रहा होता है। एक होता है इनलाइन, तो इनलाइन हमारे पास हॉरिज़ॉन्टली आ रहा होता है। तो इनलाइन फ्लेक्स वही काम करता है। वो एक बॉक्स को फ्लेक्स बना देता है और प्रॉपर्टीज़ इनलाइन की दे देता है। तो ये देखें इनलाइन फ्लेक्स मेक्स द फ्लेक्स कंटेनर इटसेल्फ बिहेव लाइक एन इनलाइन एलिमेंट। तो वो कंटेनर खुद ही एक इनलाइन एलिमेंट बन जाता है। इसका डेमो। ज़का भाई, जी सर। हाँ, 12 यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है? 12 बहुत हो गया। सही है। और ग्रेड इंशाल्लाह हम अगले क्लास में फिर कर लेंगे। अभी आते हैं जो
लास्ट फ्राइडे हमने प्रोजेक्ट किया था, उस पे हम काम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं बिल्कुल शुरू से ही एक न्यू फ़ोल्डर क्लियर कर देता हूँ और इसको हैकाथॉन नाम दे देता हूँ, ठीक है? और इसमें अपना प्रोजेक्ट जो है, इसको शुरू कर लेते हैं। npx create next tab एट द रेट लेटेस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने कमांड लिखा है npx create next app एट द रेट लेटेस्ट और इसके बाद मैंने पीरियड लगाया है। तो पीरियड लगाने से मतलब ये है कि जो करंट डायरेक्टरी में मैं हूँ, उसी में है, उसी में ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये हमसे टाइप से पूछे गए, तो हम टाइप से यस करेंगे, ESLint भी हम यस करेंगे, एलिमेंट CSS भी हम यस करेंगे, सोर्स डायरेक्टरी ये भी यस, ऐप राउटर ये भी यस करेंगे और इंपोर्ट एरियाज को हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और इसको नो कर देते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? अच्छा, जब तक रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो मैं आपको शेडसीएन दिखा देता हूँ कि बेसिकली शेडसीएन है क्या चीज़। यूजुअली जब हम टेलविंड पे वेबसाइट बनाते थे तो हमें बिल्कुल शुरू से ही अपना जो कोड है वो लिखना पड़ता है और जो सब सब कंपोनेंट्स हैं और बेसिकली बिल्कुल शुरू से ही बनाने पड़ते हैं। लेकिन शेडसीएन हमें एक वर्चुअली प्रोवाइड कर रहा है और इस ये हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एकॉर्डियन है, इसके बाद हमारे पास अलर्ट है, ठीक है? तो ये डिफरेंट चीज़ें हमें दिखा रहा है। इस तरह अलर्ट डायलॉग है, इस पे मैं चेक करूँगा तो ये एक मॉडल सा प्रीव्यू होता है बूटस्ट्रैप में। इस बूटस्ट्रैप की ज़ुबान में इसको हम मॉडल कहते थे। अच्छा, तो ये एक मॉडल सा हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है अलर्ट डायलॉग से। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एवाटार है हमारे पास इसमें, ठीक है? बैज वगैरह है हमारे पास। अब ये एक बैज यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये बटन नहीं है, सिंपल एक पेज है। इसके अलावा बटन है हमारे पास और कैलेंडर एंड सो ऑन डिफरेंट। ये कैलेंडर का कंपोनेंट जो सबसे मुझे पसंद आया है ज़्यादा, वो ये कैलेंडर है। इसके अलावा डेटा टेबल है हमारे पास। अच्छा, जब भी हम डेटाबेस से डेटा लाएंगे तो ये डेटाबेस हमें इस टेबल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ कैन। तो कैन का जो डेटा है सिर्फ वो मेरे पास आ रहा है। इसमें सर्च जो है वो भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये सारे कंपोनेंट्स बने बनाए हुए कंपोनेंट्स हमें शेडसीएन प्रोवाइड कर रहा है। जब सारे कंपोनेंट्स हमें तैयार मिल रहे हैं तो फिर दोबारा से बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। दोबारा हम बनाने के लिए बैठेंगे तो हमारा बहुत सा टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम इसी को ही यूटिलाइज कर लें। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं टेलमेन, सॉरी, शेरसियन के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन शुरू हो गई है।
तो एस यूजुअली जिसमें ये डिफ़ॉल्ट डाटा है। 1 मिनट, ये थोड़ा लोडिंग करेगा। अच्छा, इस सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ H1 होम पेज। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, वापस मैं शेडसीएन के वेबसाइट पे आता हूँ। अच्छा, मैं वापस शेडसीएन के वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे इंट्रोडक्शन या इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन में यहाँ पे मैं ये सॉरी कमांड कॉपी कर लूँगा। ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये तो एप्लीकेशन क्रिएट करने का है। ये वाला कमांड हमें कॉपी करना है। क्योंकि हम npm यूज़ करें तो हम npm वाला ही सेलेक्ट कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। ठीक है। टर्मिनल को मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं npm रन डेव कर लेता हूँ, फिर यहाँ से दूसरा टर्मिनल खोल लेता हूँ और अब जो इंस्टॉलेशन है, सारे इंस्टॉलेशन मैं यहाँ पे करूँगा और जो हमारी मेन टर्मिनल थी वहाँ पे सिर्फ मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है। अच्छा, यहाँ से मुझे पूछ रहे हैं कि रनिंग दिस कमांड विल इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एंड ओवरराइट योर एग्जिस्टिंग टेलविंड कॉन्फ़िग जेएस प्रोसीड। अच्छा, टेलविंड जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है टेलविंड के फाइल में। तो वो ये कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पे हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जब हम इसको यस करेंगे तो ये हमारी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी करेगा और ग्लोबल सीएसएस में जो क्लासेस है, जो डिफ़ॉल्ट क्लासेस जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हुए हमारे पास इंस्टॉल हुए थे, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे और जो ये शेड सीएन है ये अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेगा। अच्छा उमेर, आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, पूछना क्या चाहते हैं आप? अच्छा, रेपो में हैकाथॉन वाला स्टेप जो है ये है। ठीक है। ये डिफरेंट असाइनमेंट है और हैकाथॉन वाला ये वाला है। मैंने मैं चैट में लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। शीट सीएन का भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। उनके इंस्टॉलेशन को मैं रहने देता हूँ। अच्छा, शेड सीएन हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है और टेलविन कॉन्फ़िग के जो फाइल है उसमें भी चेंजेस हो गई है। अब हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे लिब की फाइल भी बन गई है और यहाँ पे यूटिल का फंक्शन भी बन गया है। ठीक है। अच्छा, ऐप में अच्छा यहाँ पे मैं एक टेलविन की क्लास यूज़ करना चाहूँगा, टेक्स्ट 7 एक्सेल। देखते हैं कि हमारा टेलमेंट काम कर रहा है कि नहीं। हम्म, क्या मसला आ रहा है? शायद मुझे सर्वर रिस्टार्ट करना पड़े। सर्वर को मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप जब भी चेंजेस कर लेते हैं तो उसके बाद एक दफ़ा आपको सर्वर रीबूट करना पड़ेगा। तो मैं सर्वर को रीबूट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखो, मेरी जो सीएसएस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, एप्लीकेशन मेरा रन हो चुका है और सीएसएस जो है वो मेरी अप्लाई नहीं हो रही है। तो
थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये दोबारा कंपाइल कर रहा है। अच्छा, वहाँ पे मैंने इसको दिया था टेक्स्ट 7 एक्सेल। ठीक है, 7 एक्सेल यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और चूँकि हमारा ऐप जो है वो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं कि हमारा ऐप जो है वो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर है। तो इसके बाद जो हमारा टेलमेंट है वो इसके बाद इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है उस पे अप्लाई होना शुरू कर देगा। अच्छा, आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। शेड सीएन हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। शेड सीएन के बाद अ, हम अपना जो शेड सीएन से नेविगेशन मेन्यू है वो डाउनलोड कर लेते हैं। नेविगेशन मेन्यू, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम यहाँ से हम npm वाला कमांड कॉपी कर लेंगे और अपने वीएस कोड पे आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, हमारी नेविगेशन मेन्यू इंस्टॉल हो रही है और जो कंपोनेंट है वो हमारा बाहर बन गया है कंपोनेंट्स। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स में आते हैं। हमारा नेविगेशन मेन्यू, ये जो फाइल है ये हमारा यूआई के अंदर पड़ा है। यूआई और ये कंपोनेंट्स दोनों फोल्डर शेड सीएन ने खुद क्रिएट कर लिए हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम इसमें एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे शेयर्ड के नाम से। ठीक है, शेयर्ड के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। यूजुअली शेयर्ड फोल्डर में हम वो चीज़ें रखेंगे जो हमारी बार बार यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे एक शेयर्ड फोल्डर मैंने बना दिया और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना दूंगा, मेन्यू डॉट टी एस एक्स। ठीक है। अच्छा, ये बना दिया मैंने और आर एफ सी ई में चला दूंगा। अच्छा, तो हमारी मेन्यू बन गई और ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी हो रही है। अच्छा, इसके लिए मैं यूज़ क्लाइंट लगा लूँगा क्योंकि ये, या चलो मैं इसको हटा देता हूँ, एरर देने के बाद मैं लगा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मेन्यू तो नेविगेशन मेन्यू तो मैंने इंस्टॉल कर ली, लेकिन यूसेज के लिए हमें ये वाला जो इंपोर्ट है, इसके सारे जो इंपोर्ट सबसे पहले हमें ये कॉपी करने हैं। अच्छा, ये मैंने कॉपी कर लिए। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ पे एरर आ रहा है तो एरर को यहाँ पे टैकल करने के लिए यहाँ पे हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर डबल डॉट और फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो ये इस मेन्यू से अ, ऊपर होके ये कंपोनेंट के फोल्डर में चला गया है। अब ये कंपोनेंट के डायरेक्टरी में है और वहाँ पे इसको दो चीज़ें मिल रही है। एक हमारा शेयर डायरेक्टरी है, दूसरा हमारा यूआई डायरेक्टरी है। तो हम यहाँ पे यूआई सेलेक्ट कर लेंगे। यूआई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नेविगेशन मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ये सारे इंपोर्ट्स है ये हमारे नेविगेशन मेन्यू में हमारे साथ पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ से मैं ये नेविगेशन मेन्यू ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा,
यहाँ पे हमें सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक चीज़ चाहिए जो हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, ठीक है? ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारा हेडिंग इस तरह से होना चाहिए, ना कि जो हमें मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर। यहाँ पे मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बना दिया सेक्शंस के नाम से, ठीक है? यूजुअली हमारे जितने भी सेक्शंस हो गए, नेव बार हमारा हो गया, फुटर हमारा हो गया, इस तरह हमारा हीरो सेक्शन हो गया और साइट को देख के बताते हैं। अच्छा, एक हमारा प्रमोशन सेक्शन हो जाएगा, दूसरा हमारा प्रोडक्ट सेक्शन हो जाएगा, तीसरा हमारा यूनिक अभी इसको कुछ नाम नहीं दिया गया तो मैं इसको यूनिक यूनिक नाम ही दूँगा। यहाँ पे हमारा न्यूज़लेटर हो गया और ये हमारे पास फुटर है, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने सेक्शंस को नाम देंगे, अपने सेक्शन को बाय नेम हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो सेक्शन के फ़ोल्डर के अंदर में यहाँ पे इस कंपोनेंट के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक दूसरा बल्कि तीसरा फ़ोल्डर बनाऊँगा। एक फ़ोल्डर शेडसीएन ने बना दिया यूआई वाला, दूसरा शेड मैंने बना दिया उस कंपोनेंट्स के लिए जो कंपोनेंट हम बार-बार यूज़ करेंगे। तीसरा हमारे पास है वो सेक्शन जिसकी हमारे पास यूज़ सिर्फ़ एक दफ़ा होती है, ठीक है? या हमारे पास ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं तो हम इसको सेक्शन में रखते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं navbar.tsx इसको नाम दे दूँगा और यहाँ पे RFCE, ठीक है, ये लिख लूँगा और इसमें अब मैं अपना जो मेन्यू वाला कंपोनेंट है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक टिप आपको देता चलूँ, मैं मेन्यू जैसे ही सॉरी गाइस। अच्छा, यहाँ पे मैं उस कंपोनेंट का नाम लिखूँगा जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे डिफरेंट सजेशंस मिल रहे हैं कि मैं अपने मेन्यू को कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक मुझे लीव इट रेट से ये वाला सजेशन मिल रहा है। दूसरा मुझे मेन्यू जो है जो हमारा मेन्यू जहाँ पे पड़ा है शेयर्ड मेन्यू, ठीक है? ये वाला सजेशन मुझे मिल रहा है। तीसरा हमारा मेन्यू लेकिन जो हमें चाहिए जी, हमें यही शेयर्ड वाला चाहिए, ठीक है? तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा। इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हमारा मेन्यू ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट यहाँ पे हो गया है। हम आते हैं अब अपने लेआउट पे और लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे चिल्ड्रन से ऊपर बेसिकली चिल्ड्रन हमारे पास ये ऐप की डायरेक्टरी के अंदर वो पेजेस हैं जो यहाँ पे रेंडर होंगे। यहाँ पे page.tsx जो पहला वाला पेज है वो सारा उठ के इस चिल्ड्रन के अंदर रेंडर होगा और चिल्ड्रन कहाँ पे है ये हमारे साथ बॉडी के टैग के अंदर से है। ये बॉडी ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास बॉडी क्लोजिंग टैग है। तो ये चिल्ड्रन इसके अंदर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नेव बार जो है ये बॉडी के ऊपर सॉरी चिल्ड्रन के ऊपर आ जाए। तो इसको ऊपर लाने के लिए हम यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, जो इंटेलिजेंस मुझे मिल रहा है, ठीक है? मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। अभी दोबारा नहीं मिल रहा। अच्छा, सॉरी वो एक दफ़ा इंपोर्ट हो चुका है तो इसलिए मुझे दोबारा नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ पे ज़रा फ़ोकस कर लो, ये देखो अ, मैंने सिर्फ़ नेव इसको दिया है। यहाँ पे एनएवी से जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे मुझे इंटेलिजेंस दिखा रहा है कि ये कंपोनेंट है हमारे पास, ये नेविगेटर है हमारे पास, ठीक है? ये इंटरफ़ेस है, सॉरी कंपोनेंट नहीं है और ये वाला हमारे पास जेएसएक्स एलिमेंट कंपोनेंट है, ठीक है? फिर ये भी हमारे पास कंपोनेंट है, तो इसको हम यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी आपको बताई गई है कि ये कंपोनेंट आप कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस पे नहीं एड्रेस नहीं आ रहा, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कंपोनेंट सेक्शन से हमारे पास आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इंपोर्ट नेम बार ये वाला एड्रेस मैंने खुद नहीं दिया, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। अच्छा, जो
एरर मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है, जो शेड सीएन से मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट कर दिया वो है यूज सॉरी क्लाइंट साइड कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, तो क्लाइंट साइड कंपोनेंट को हमेशा यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक टैग है हमारे पास, वो है यूज क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज क्लाइंट जैसे ही लगा लेता हूँ तो ये हमारा वर्किंग कंडीशन पे हो जाएगा। अच्छा, यूज क्लाइंट लगाने से होगा क्या? यूज क्लाइंट लगाने से होगा ये कि ये कंपोनेंट क्लाइंट साइड पे रेंडर होगा, ना कि ये सर्वर साइड पे रेंडर हो। पहले ये क्लाइंट साइड पे रेंडर हो जाएगा और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, रेंडर नहीं होगा, ये क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट आएगा और जावास्क्रिप्ट रेंडर होके आपको डिस्प्ले दिखाएगा। लेकिन नेक्स्ट जेएस हम जब यूज करते हैं तो नेक्स्ट जेएस में एवरी कंपोनेंट ऐप डायरेक्टरी के अंदर वो बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड रेंडर कंपोनेंट है। ठीक है, जो भी कंपोनेंट हम बनाते थे वो सर्वर साइड रेंडर कंपोनेंट है, जब तक हम यूज क्लाइंट का कीवर्ड ना लगाए। जैसे ही हम यूज क्लाइंट का कीवर्ड लगाएंगे तो ये क्लाइंट साइड पे रेंडर होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा ये देखो, हमारी जो मेन्यू है वो यहाँ पे आ गई है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नहीं है। ये देखो, हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरह से है और जो हमें नज़र आ रहा है वो इस तरह से है। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हम अपने कोड पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे, और यहाँ से मैं नेविगेशन मेन्यू आइटम इसको रहने दे देता हूँ। अच्छा, इसको मैं रहने दे देता हूँ और बाकी जो मेरे साथ जितने भी है इसको मैं उड़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं फीमेल कर लेता हूँ। अच्छा, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फीमेल, मेल है हमारे पास, किड्स है हमारे पास, और सॉरी गाइस, यहाँ पे मेल था हमारे पास, इसके बाद किड्स था, और यहाँ पे हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और वापस अपने पेज पे आते हैं। ये देखो, फीमेल, मेल, किड्स, ऑल प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। npm server is also not running। तारिक बेग, आपकी इस क्वेश्चन का समझ नहीं आया, काइंडली अगर आप वजाहत करना चाहेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इसकी जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज है बनिस्बत इसके। ये थोड़े से कलर में लाइट से है और ये शाइनिंग से। ठीक है, ये डिम है और ये शाइनिंग। जो डिम वाले एलिमेंट्स है ये हमने पेज में यूज़ नहीं किए और ये हमें हमारे पास इंपोर्ट हो रहे हैं। तो बेहतर तरीका ये है जो कंटेंट हमने इंपोर्ट किए हैं और वो हमारे पास यूज़ नहीं है। अच्छा, कंपोनेंट्स वाले डायरेक्टरी मैं समझा दूंगा दोबारा। अच्छा, पहले मैं इनको हटा दूं तो कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने नेविगेशन मेन्यू इंस्टॉल कर ली तो शेड सीएन ने एक कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट कर दिया और इसके अंदर यूआई खुद क्रिएट कर लिया। उस यूआई के अंदर उसने नेविगेशन मेन्यू डॉट टीएसएक्स ये डाउनलोड कर दिया। उसके बाद मैंने एक शेयर्ड फोल्डर बना दिया। शेयर्ड फोल्डर हम यूजुअली इसलिए बनाते हैं कि उसमें हम वो वाला कंटेंट रखते हैं जो हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेन्यू को इस यहाँ पे मेन्यू को मैंने इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि मेन्यू को मैं 2 दफ़ा इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक, मैं अपने लार्ज स्क्रीन जो है उसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। दूसरा, जो हमारे पास है स्मॉल स्क्रीन, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। तो जो
रीयूजेबिलिटी को बेटर करने के लिए यहाँ पे मैंने इसका एक कंपोनेंट बना दिया और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको चाहे मैं 10,000 टाइम्स यूज़ कर लूँ या 2 टाइम्स यूज़ कर लूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक दूसरा फ़ोल्डर बना दिया सेक्शंस के नाम से। सेक्शंस के नाम के फ़ोल्डर में हम यूजुअली वो कंपोनेंट्स उसमें सेव करते हैं जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं। जैसा हमारा हीरो हो गया या जो मैंने आपको जो पेज दिखाया था, अच्छा, इसमें प्रमोशंस वाला हो गया है, प्रोडक्ट्स वाला हो गया है, इसके ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, ये एक नज़र तो ये एक पेज आ रहा है, लेकिन ये है डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है? तो हम यूजुअली इसी तरह करेंगे कि हम इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट सेक्शंस ही बनाएँगे। अच्छा, तो ये थी हमारी कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी। अगर एक फिर भी मसला है तो काइंडली आप पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करूँगा। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? मेन्यू तक? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और फ़ोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ रैपर के नाम से, ठीक है? मैं इसको रैपर नाम दे दे दूँगा और इस रैपर के फ़ोल्डर में मैं सब चीज़ों को रैप करूँगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं RFCE क्या यार? अच्छा, ये फंक्शन मैंने चला दिया, रिएक्ट में यहाँ से मैंने हटा दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक HTML का टैग है सेक्शन। जब भी हम दूसरा सेक्शन बनाते हैं तो हम यूजुअली इसको सेक्शन के टैग के अंदर बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्लास नेम यूज़ करूँगा मैक्स विड्थ हमारे पास होगा 1440 पिक्सल तकरीबन, ठीक है? ये हमारे पास ये वाला है। मतलब ये 1440 पिक्सल के अंदर है हमारे पास सब कुछ, ठीक है? तो ये मैंने मैक्स विड्थ ये बनाया। इसके बाद मैं विड्थ फुल कर दूंगा। विड्थ फुल करने से हमारे पास ये होगा कि इस सेक्शन कंपोनेंट का विड्थ बिल्कुल फुल होगा, ठीक है? अच्छा, MX फिर मैं यहाँ पे ऑटो कर दूंगा ताकि जो अच्छा जो हॉरिजेंटली है हमारे पास, हॉरिजेंटली ये सारा कंपोनेंट हमारे पास बिल्कुल सेंटर पे हो जाए, ठीक है? इसके बाद मैं लगाऊंगा लार्ज स्क्रीन के लिए पैडिंग एक्स 20, ठीक है? और फिर पैडिंग एक्स स्मॉल स्क्रीन के लिए मैं ऐड कर दूंगा और एम टी यहाँ पे मार्जिन टॉप मैं 10 कर दूंगा और मार्जिन बॉटम में कर लेता हूँ 28, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारा हो गया है रेपर। अच्छा, रैपर को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? यहाँ पे हम इसको प्रॉप्स पास करेंगे एक चिल्ड्रन नाम से, ठीक है? और चिल्ड्रन नाम का जो प्रॉप्स है इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास चिल्ड्रन और इसकी जो टाइप होगी वो हमारे पास रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, ठीक है? ये वाली टाइप्स हमारे पास होगी। अच्छा, रिएक्ट नोड बेसिकली है क्या चीज़? ये है हमारे पास रिएक्ट नोड। इसमें हमारे पास क्या है? रिएक्ट एलिमेंट है हमारे पास स्ट्रिंग है, हमारे पास नंबर है, रिएक्ट फ्रैगमेंट है, रिएक्ट पोर्टल है हमारे पास, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ये सारी चीज़ें हम इस रिएक्ट नोड में पास कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चिल्ड्रन को मैंने रिएक्ट और रिएक्ट का जो क्या कहते हैं रिएक्ट नोड ये वाला टाइप इसको असाइन कर दिया है। चूंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट हम लाजमी असाइन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट असाइन नहीं करता तो ये मुझे एरर देता कि चिल्ड्रन का जो डिफ़ॉल्ट ये देखो बाइंडिंग एलिमेंट चिल्ड्रन इम्प्लिसिटली हैज़ एनी टाइप, ठीक है? और चूंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ इसीलिए करते हैं कि हम एनी को एनी से जितना हो सके अपने आप को बचा ले, तो इसके लिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, मैं नेव बार पे आता हूँ। अच्छा,
यहाँ पे मैंने सिंपल एक नेव बार इंपोर्ट किया था, और जो हमारे पास इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो नेव बार को सेट करने के लिए मैं यहाँ कोड पे आ जाता हूँ। अच्छा, इस मेन्यू को फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा नेव बार है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, और जो HTML हमारा नेव टैग है यहाँ पे मैं वो यूज़ कर लूँगा। अगर सर्च इंजन भी इसको एक्सेस कर सके तो उसको अंदाज़ा हो कि ये नेव बार जो है ये सॉरी ये जो है ये नेव बार है। ठीक है, सर्च इंजन को भी ये अंदाज़ा हो जाएगा फिर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं एक और डिव यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये हमारे पास मेन डिव हो गया। ऑलवेज कमेंट योर कोड, मेन डिव फॉर लार्ज स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास चार चीज़ें दरकार है। एक हमारे पास इमेज, दूसरा हमारे पास ये वाला मेन्यू, तीसरा हमारे पास सर्च वाला इनपुट, तीसरा हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, कोड पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो इमेज है वो वाला कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस मुझे दबाना पड़ा, और इसमें जैसे ही मैं इमेज सेलेक्ट कर लूँगा तो इमेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ ताकि जो बाकी एरर है वो चला जाए। अच्छा, सोर्स मैं दे देता हूँ, चूँकि इमेज मैंने डाउनलोड नहीं की, यहाँ से मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोर कर लेता हूँ, और यहाँ पब्लिक में चला जाता हूँ और इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है इसका पाथ दे देता हूँ, और इसको logo 1 ही लोगो कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इमेज हमारे पास डाउनलोड हुआ, यहाँ पे हम कॉमर्स लगाएंगे /, और हमारे चूँकि इमेज यहाँ पे पब्लिक में डायरेक्ट पड़ी है तो यहाँ पे सिर्फ हम जो हमारी इमेज है इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल आपने रखना होगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अगर यहाँ पे आप स्मॉल लिख ले तो शायद ये लोकल होस्ट पे चल भी जाएगा, लेकिन जब आप डिप्लॉय करेंगे तो फिर ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस देंगे, और आप इसको समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, जूम भी कर दिया, logo.webp। अच्छा, ये हमारे पास इमेज आ गया। अल्टरनेट टैग में हम लिख लेते हैं लोगो। अच्छा, विद में कर लेता हूँ 200, हाइट भी मैं कर लेता हूँ 200। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं कि हमारा इमेज कैसे आ गया। ये देखो हमारा इमेज आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। 150 ट्राई कर लेते हैं, 150। हाँ, अब ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारा इमेज हो गया। इसके बाद हम अपने मेन्यू को कॉल कर लेंगे, लेकिन मेन्यू को हम डिफ के अंदर कॉल कर लेंगे। ठीक है, मेन्यू ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्ट है तो हम यहाँ पे सिर्फ इसको लिख लेंगे, हमारी मेन्यू आ गई। इसके बाद हम एक और डिफ बना लेते हैं, और इस डिफ में हम एक इनपुट क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट टाइप इसका टेक्स्ट कर लेते हैं, और प्लेस होल्डर में कर लेते हैं व्हाट यू लुकिंग फॉर। ठीक है, ये कर लेते हैं, और बस इसको फिलहाल क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक और डिव होगा, इसमें हम लूसेट से शॉपिंग कार्ट ले लेते हैं। शॉपिंग कार्ट लेने के लिए यहाँ पे मैं एक देख लेता हूँ कि लूसेट मुझे प्रोवाइड कराए। जी, मुझे प्रोवाइड कराए शॉपिंग कार्ट आइकन।
ये देखो ल्यूसिड रिएक्ट शॉपिंग कार्ट मैंने दे दिया, तो वीएस कोड का जो इंटेलिजेंस है वो मुझे खुद बता रहा है कि आप यहाँ से शॉपिंग कार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से हमारा शॉपिंग कार्ट इंपोर्ट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अच्छा, देखते हैं अपने वेबसाइट को। क्या मसला है यार? आई डोंट नो, वो खुद रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया। देख लेते हैं कि वो खुद रिफ्रेश अभी होता है कि नहीं। अबू हरेरा, आपका क्वेश्चन है कि किस फाइल का। अच्छा, चूँकि मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन है वो यूज़ कर रहा हूँ। एक्सटेंशन आपको दिखा दूँ, ये वाला। ठीक है, मैं ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। तो इस एक्सटेंशन से RFCE सिर्फ टाइप करने से रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो मेरे साथ बन जाता है। लेकिन इसमें एक मसला और है। अगर यहाँ पे मैं फाइल नेम स्मॉल लिखूंगा, चलो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। hero.tsx, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्मॉल लिख दिया, RAFCE। ठीक है, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने सेव भी कर दिया। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं पेज में। इसको मैं पेज में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा हीरो। देख रहे हो, मुझे कोई सजेशन नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे मेरा नाम जो है वो स्मॉल है। अगर मैं इसको कैपिटल से स्टार्ट कर लूँ और फिर इसको सेव कर लूँ, यहाँ पे भी सेम कर लूँ हीरो, इसको सेव कर लूँ, ठीक है। फाइल नेम मेरा शायद छोटा ही हो, लेकिन जो कंपोनेंट मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना चाह रहा हूँ उसका नाम कैपिटल से शुरू होना ज़रूरी है। मैं वापस अपने पेज पे आ जाता हूँ और देख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं एज प्रेस करूँगा और फिर ये देखो, मुझे खुद सजेशन आ रही है कि हीरो आप कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये देखो, मेरा हीरो पेज इंपोर्ट हो गया है। तो यूजुअली जब मैं यहाँ पे कैपिटल नेम से शुरू कर लेता हूँ तो ये मैं अपने आसानी के लिए कर लेता हूँ। इसको मैं दोबारा डिलीट कर लेता हूँ और दोबारा से बना देता हूँ। ये देखो, मैं न्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे hero.tsx नाम मैंने टाइप कर दिया, इसको मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे RAFCE, जैसे ही मैं इसको प्रेस कर लूँगा, ये पुराना वाला बना दिया। अच्छा, ये मैं दूसरे नाम से बना देता हूँ क्योंकि वो वहाँ पे इम्पोर्ट था। क्या मसला आ रहा है? अच्छा, इसको यहाँ से हटा लेते हैं पहले। इसको भी हटा लेते हैं। RAFCE, डोंट नो क्या एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको hero2.tsx कर लेता हूँ। ठीक है, hero2। यहाँ पे RFCE मैंने कमांड चलाया। जैसे ही मैं टेक करूँगा, ये देखो, मेरा पहला लेटर जो है सेम टू सेम फाइल नेम के मुताबिक आया है और वो कैपिटल है। अब मैं जाके पेज पे जाके यहाँ पे एक मिनट, इसको पहले सेव कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जब इंपोर्ट करना चाहूँगा, ये देखो, इंटेलिजेंस मुझे खुद बता रहा है कि ये आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया और अब देखो, हमारा यहाँ छोटा सा हीरो आ जाएगा, hero2। ठीक है। तो कैपिटल लेटर, पहला वर्ड जो कैपिटल है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम ये एक्सटेंशन यूज़ करें। इस एक्सटेंशन का फ़ायदा यही है कि जो फाइल नेम हम दे देते हैं वो ही वही नेम से ये हमारा कंपोनेंट बना देता है।
अच्छा, नेव बार हमारा बन गया, लेकिन नेव बार हमारा बहुत सा awkward सा है। ये देखो हमारा इमेज है, फिर इसके बाद हमारा जो मेन्यू है वो है, इसके बाद हमारा सर्च बार है, इसके बाद हमारा कार्ट है। तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं नेव बार पे। और जो हमारा सबसे मेन डिफ था, ये वाला, ठीक है। तो इस पे हम चला लेते हैं क्लास नेम, इसको हम कर लेते हैं फ्लेक्स। तो फ्लेक्स से ये सारा जब सब कुछ जो है ये एक लाइन में आ जाएगा। यार कुछ चीज़ें आपने रिकॉर्डिंग से भी देखने हैं, वो मैंने रिकॉर्डिंग में बताया है कि इमेज कैसे डाउनलोड होती है। ठीक है, तो फिर वो आप रिपीट करके वहाँ से देख लें। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कवर कर लूँ। अच्छा, तो ये था हमारे पास फ्लेक्स लगाने का तरीका। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसका हाइट 20, और दूसरा मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड, इसको मैं येलो अप्लाई कर लेता हूँ 200, सेव कर लेता हूँ। हाइट भी मैंने इसको दे दी 20, इसकी हाइट है अब। ठीक है, 20 अब इसकी हाइट है। हमारा जो पिक्चर है वो बिल्कुल awkward सा लग रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास फीमेल और ये वाला जो है वो बिल्कुल ऊपर पे स्टक हुए हैं। यहाँ पे मैं आइटम्स सेंटर का क्लास ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो हमारा जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगा। अभी ये हमने पढ़ा भी कि हम सेंटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने सेंटर कर दिया। यहाँ पे यहाँ पे हम जस्टिफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, तो जस्टिफाई बिटवीन करने से हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान इक्वल स्पेस आ जाएगा। अब ये देखो हमारे पास इक्वल स्पेस आ रहा है। अच्छा, यहाँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, जो रैपर मैंने बनाया था, रैपर को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। रैपर ये है। ठीक है, ये रैपर को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। बाकी जो क्लासेस मैंने रैपर में दिए थे वो सारे खुद यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखते हैं कि रैपर से हमारा क्या बन गया। ठीक है, चूंकि हमने रैपर में भी हाइट वगैरह दी थी, और यहाँ पे भी, खैर हाइट तो वहाँ हमने वहाँ पे नहीं दी थी, देख लेते हैं हाइट दी है कि नहीं दी है। रैपर पे आ जाते हैं, नहीं यहाँ पे हाइट नहीं है, लेकिन पैडिंग है यहाँ पे। बेसिकली ये रैपर मैंने बनाया था डिफरेंट पेजेस के लिए। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट क्लासेस लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैपर ने हमारा काम जो है वो मुश्किल कर दिया, बजाय ये कि आसानी पैदा करता। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ थोड़े से क्लासेस यूज़, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पैडिंग वगैरह। एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, हार्ट मैंने कर दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हार्ट मैंने लगा दिया है। इसके बाद इसको भी क्लोज कर लेते हैं। हाइट लगा दिया है। अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट है? अच्छा, थोड़ा सा पैडिंग है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग एक्स 20 कर लेते हैं फर्स्ट टाइम बिंग नाउ। अच्छा, और मैक्स विथ हम कर लेते हैं 1440 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे हम एम एक्स आउट की हमें ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि है कि नहीं है।
ये खुद रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये देखो, तकरीबन उस साइट के मुताबिक हमारा मेन्यू बन गया है। हाइटिंग और वेट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फॉर टाइम बिंग इसको इससे ही रहने दो। लेकिन एक चीज़ और है, हमारा जो आइटम सेंटर कब यूज़ करते हैं हम? जब आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर तब हम यूज़ करते हैं जब हम अपने कंटेंट को सेंटर में करना चाहते हैं। ठीक है, अभी इस पे डिटेल डिस्कशन हुई है। आप वीडियो में फिर दोबारा देख लीजिएगा। जी, रेपर से हम मॉडिफिकेशन इजी तरह कर सकते हैं। अगर हमारा क्लाइंट कहे कि ये पेज जो है ये बिल्कुल साइडों से स्टिक होना चाहिए, तो रेपर में जाके हम सिर्फ एक चीज़ कर लेंगे और ये सारा उसके मुताबिक हो जाएगा। इस तरह से ये सारे कंपोनेंट जो है वो सारे इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने रेपर यहाँ पे यूज़ नहीं किया होगा तो हम एक एक कंपोनेंट के अंदर जाके वहाँ पे ये सेटिंग चेंज कर लेंगे। तो रेपर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो बाद में रिक्वायरमेंट है उसको हम इजीली हैंडल कर सकें। अच्छा, दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो ये आइकन से इसमें फ़र्क है, और हमारा जो आइकन से सॉरी मेन्यू आइटम से टैब्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो हम आते हैं अपने मेन्यू पे। मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पे हम क्लास नेम इसको दे देते हैं, और इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स। और फिर यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन, अच्छा, आइटम्स सेंटर, और विथ इसकी हम कर लेते हैं फुल। अच्छा, जितनी भी विथ इसको प्रोवाइडेड है तो ये सारा ले ले। क्या मसला है यार? चेंज क्यों नहीं हुआ? अच्छा, देख लेते हैं। जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं गैप दे देता हूँ, गैप 5। अच्छा, अच्छा गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होगा कि ये शेड सीर के कुछ कंपोनेंट्स है, तो इस पे कुछ क्लासेस अप्लाई हो सकती है, कुछ पे यहाँ पे कुछ क्लासेस अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पे फ्लेक्स और गैप अप्लाई हो सकता है, लेकिन जस्टिफाई बिटवीन और हाइट जो है, सॉरी, जस्टिफाई आइटम सेंटर, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते थे कि इसको हम बिल्कुल विथ दे देते कि इसकी विथ जो है ये 96 है। शायद इस तरह से ये काम कर जाए। और फिर कर लेते हैं इसको जस्टिफाई बिटवीन, शायद ये इस तरीके से काम कर ले। नहीं, जस्टिफाई बिटवीन की जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैप से काम चला लेते हैं और गैप कर लेते हैं 5। यहाँ पे हमने गैप 5 कर लिया, देखते हैं कि अच्छा, गैप हमारा आ गया है, गैप कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं गैप एक्स, सिर्फ एक्स एक्स एक्सिस पे हो, इसको 10 कर लेते हैं। देख लेते हैं कि 10 तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 भी नहीं ले रहा है। फिर इसको कर लेते हैं 7, 7 भी नहीं ले रहा, 5 ही कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है शेडसीन की, तो हम जो क्लासेस हमारे पास नॉर्मल है वो हम सारे यहाँ पे नहीं लगा सकते। कुछ स्पेसिफिक क्लासेस है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा मेन्यू हो गया है। वापस आते हैं अपने नेव बार पे। नेव बार पे आते हैं वापस। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक आइकन था सर्च का।
देख लेते हैं सर्च का आइकन लिस्टेड में हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मसला हमारे पास ये होगा कि ये आइकन तो आ जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे के स्टेकअप एक दूसरे के ऊपर स्टेकअप होगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे फिर इस जो इसका पेरेंट डिव है, इस पे हम लगा लेते हैं फ्लेक्स। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा गैप डाल देते हैं। देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं। ये देखो। अच्छा, इसकी साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको 20 कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, इसके इर्द गिर्द बैकग्राउंड नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लगा देता हूँ। बैक बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर में यहाँ पे मेन डिफ पे लगाऊंगा ताकि सारे जो है उस पे बॉर्डर आ जाए। और बॉर्डर की कलर मैं कर लेता हूँ ग्रे, लाइक 200। राउंडेड इसको कर लेता हूँ LG। सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बॉर्डर कैसा आ रहा है। Come on यार। अच्छा, बॉर्डर तो लग गया, लेकिन फॉर टाइम बिंग मैं इसको कम्प्लीटली ब्लैक कर लेता हूँ, वो नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, ये बॉर्डर हमारा लग गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको बीजी वाइट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड जो हमारा है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, ताकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे जो कलर है ये भी वाइट हो जाए। ठीक है, ये भी वाइट हो गया। और इसमें मैं थोड़ा सा पेडिंग एक्स जो है ये दे देता हूँ, राउंड अबाउट 2। देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। हाँ, ठीक हो गया अब हमारा बॉर्डर। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। स्पेस एक्स हम यूजुअली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमने फ्लेक्स यूज़ नहीं किया हो। फ्लेक्स या ग्रिड यूज़ नहीं किया हो तो हम वहाँ पे स्पेस एक्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हम जहाँ पे फ्लेक्स या ग्रिड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम गैप यूज़ करते हैं। स्पेस एक्स उसमें और गैप में थोड़ा सा फ़र्क है, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। अभी अगर बता दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, क्लास में हमने यहाँ तक किया था, कोई कंफर्म करा सकता है? अच्छा, क्लास में हमने ये वाला भी बताया था, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिव है, यहाँ पे हम इसको क्लास नेम दे देते हैं, और हाइट इसकी कर लेते हैं, चलो 12 कर लेते हैं। विड्थ भी इसकी 12 कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं जस्टिफाई। सॉरी, यहाँ पे हम फ्लेक्स यूज़ कर लेंगे। फ्लेक्स, इसको जस्टिफाई सेक्टर आइटम्स सेंटर। ठीक है, और बीजी हम कर लेते हैं यहाँ पे GRA ग्रे, राउंड अबाउट 400। और फिर क्या करना था, राउंडेड यहाँ पे हम फुल कर लेते हैं। फुल से ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, लेकिन सर्कल के लिए हमारे पास विड्थ और हाइट जो है ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसको मैंने सर्कल कर दिया। और जस्टिफाई फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर से ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। अच्छा, ये कलर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क है, इसको मैं 300 कर लेता हूँ, लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये लाइट हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद मैं एक और स्पेन क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें हम अपना नंबर डाल लेते हैं। स्पेन, ये HTML का टैग है, इसमें हम सिर्फ ज़ीरो लिख लेते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ ज़ीरो आ जाए। और इसको हम क्लास नेम दे देते हैं, इसको भी विथ 8।
हाइट 8, राउंडेड फुल, बीजी इसकी कर लेते हैं रेड, रेड 500 फॉर टाइम नाउ, और टेक्स्ट इसकी कर लेते हैं वाइट। अच्छा देखते हैं कैसे बना। अच्छा ये हमारे पास बन गया है, तो इसकी विड्थ और हाइट हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको हम 6 कर लेते हैं, इसको भी 6 कर लेते हैं, देखते हैं अब। अच्छा अब ये कम हो गया है। यहाँ पे भी हम फ्लेक्स यूज कर लेंगे। जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स, सेंटर, सेव कर लेते हैं। जो हमारा ज़ीरो है, जो हमारा ज़ीरो है ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। कम ऑन मैन। अच्छा ये ज़ीरो बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा। अच्छा इसको मैं एब्सोल्यूट क्लास असाइन कर लूँगा, और चूंकि ये हमारे इस डिफ के अंदर है, तो यहाँ पे मैं इसको रिलेटिव क्लास असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये होगा कि एब्सोल्यूट इस रिलेटिव क्लास के अंदर मूवेबल होगा। देख लेते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। ये देखो, अब ये बिल्कुल इसके ऊपर है, तो इसके साथ अब हमें थोड़े से और प्रॉपर्टी देने होंगे। टॉप में कर लेता हूँ 5 कर लेता हूँ, ताकि टॉप से ये 5 हो जाए। देखते हैं कि ये नीचे जाते हैं, ये ऊपर। अच्छा यहाँ पे हमें माइनस में प्रॉपर्टी लगानी है, तो टॉप से पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, चूँकि हम रिवर्स में जाना चाहते हैं। तो ये देख लेते हैं। अच्छा माइनस टॉप 5। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि नेगेटिव जो है उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। तो मैं बॉटम यूज़ कर लेता हूँ। बॉटम से मैं इसको 5 कर लेता हूँ। देखते हैं बॉटम से ये 5 कैसे आ रहा है। अच्छा बॉटम से 5 पे इस तरह है, इसको 6 कर लेते हैं या 7 कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा आई थिंक ये तकरीबन ठीक हो है। लेफ्ट हम कर लेते हैं 5, चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट से हो जाएगा कि नहीं। 5 से नहीं, वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा ये तकरीबन इस तरह से हो गया है, बल्कि आई थिंक ये इससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो अभी भी जो हमारा कार्ड है उसको हाइड कर रहा है, और ये हाइड नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पे इसमें स्केल वाला यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इस पेरेंट पे हम ये यहाँ पे लगा देते हैं हावर की क्लास, और स्केल कर लेते हैं 105। ड्यूरेशन हम कर लेते हैं 300। ईज इन कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं अब। ये देखो उसी तरह से ये अभी बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ दीजिएगा, अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पे सेशन एंड कर लेंगे। आई थिंक ये एनफ है फॉर नाउ, और इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में हम इससे आगे जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो चैट में भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हैंड रेस कर ले, मैं आपको अनम्यूट कर लूँगा। अच्छा इमेज रिपीट कर दूँ। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट का जो इमेज है, हम नेक्स्ट की जो कंपोनेंट्स है हम वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। एक हमारे पास ये नेक्स्ट जेएस का इमेज भी है,
सॉरी जावास्क्रिप्ट का या एचटीएमएल का, तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। असल में नेक्स्ट.जेएस का जो इमेज है हम वो इसलिए यूज़ करेंगे कि इसमें हमारे साथ लेज़ी लोडिंग और जो असल चीज़ ये है, और दूसरा ये अगर हम छोटे स्क्रीन पे सिमिलर इमेज को एक्सेस करेंगे तो ये उस स्क्रीन के मुताबिक डेटा सेंड करेगा उस डिवाइस को। मतलब एक इमेज है हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 एमबी, यूजुअली हमारे पास इमेज एमबी से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। एक इमेज है हमारे पास 10 एमबी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बड़े स्क्रीन के लिए 2 एक्सएल स्क्रीन जो है हमारे पास उसके लिए ये 10 एमबी हो, लेकिन मोबाइल के लिए ये कम से कम 3 टू 4 एमबी हो। तो फिर ये नेक्स्ट जेएस का जो कंपोनेंट है इमेज वाला, ये हम यूज़ कर लेते हैं। तो इससे ये होता है जब ये मोबाइल स्क्रीन पे एक्सेस होगा तो यही सेम इमेज सेम प्रॉपर्टीज के साथ ही ये मोबाइल वाले यूजर को तकरीबन 2 to 3 MB तकरीबन सेंड किया जाएगा और वो रिसीव कर देगा 2 to 3 MB। अगर अगर बड़ा डिवाइस है मतलब 2 एक्सएल या लैपटॉप स्क्रीन, जैसा कि 20 इंच से बड़ा स्क्रीन या इससे भी बड़ा, तो इससे इस ऐसे स्क्रीन पे ये 10 MB भेजेगा। ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट का जो इमेज कंपोनेंट है इसमें एक चीज़ ये है, दूसरा लेजी लोडिंग है। जब भी हम वेबसाइट लोड कर देते हैं तो हमारा वेबसाइट कंटेंट जो है वो पहले लोड होता है, जो हमारा इमेज है वो थोड़ा सा वेट होने के बाद लोड होता है। ठीक है, तो इसमें लेजी लोडिंग भी है, जिससे हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो भी इंक्रीज होती है। अच्छा, इमेज को यूज़ करने के लिए इमेज को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है एसआरसी। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, चूँकि हमारा यहाँ पब्लिक में ही है, तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आल्ट हम यूजुअली आल्ट शॉर्ट फॉर अल्टरनेटिव है, तो यहाँ पे हम ऐसे लोग जो मतलब वो देख नहीं सकते और वो हमारे वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे और इसको यूज़ करना चाहे, बहरे जो हों वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वो इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए यह प्रोनाउंस होगा कि यहाँ पे एक लोगो इमेज है। ठीक है, जहाँ मतलब यहाँ पे अगर मैं लोगो लिख लेता तो लोगो आ जाता, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता कि नेव बार, तो ये नेव बार उसको प्रोनाउंस कर देता। अच्छा, आसिफ ने पूछा। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग ऐड कर लेता हूँ फिर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। कहाँ गया रिकॉर्डिंग?